बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इसके फार्मूले को, इनकी टाइप्स और रीजंस अलॉन्ग विद एग्जांपल। सबसे पहले हम इस बात पर डिबेट करेंगे कि व्हाई नीड दिस कॉन्सेप्ट। उर्दू में इसे खत तलब कहते हैं, इसकी लचक उसकी पैमाइश कहते हैं। ठीक है, तो हम आगाज़। ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए हमने एक स्लाइड बनाई है कि अखराजात के तरीके से मैयर होता है, परसेंटेज मेथड से मैयर होता है, रियाजियाती से होता है। वो फिर हम बाद में भी उर्दू बोलते जाएंगे, उर्दू में ही समझाएंगे तो उन बच्चों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेज हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्श ने पेश किया था और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बयान किया, इसलिए ये इसका सेहरा जो है वो अल्फ्रेड मार्शल साहब के सर पर है, जो कि हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के क्लासिकल फील्ड के इकोनॉमिस्ट हैं। फर्गूसन डेफिनेशन मौजूद है, साथ में हमने स्टोनियर एंड हेग की भी मेंशन की है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। असल में आपने इलास्टिक डिमांड को जब भी पढ़ना है ना, तो आप सिर्फ अपने ज़हन में एक ही बात रखें, ये जिस पर हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये कर्सर आपने देखते रहना कि जी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, तो आपने कहना है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज। अगर हम आपसे ये कह दें कि जी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कह दें आप, तो आप कह दें रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो आगे हम इनकम इलास्टिसिटी भी कवर करेंगे। फ़र्ज़ की आपको इनकम इलास्टिसिटी पूछ ली जाती है, तो आप इसी से बोल दें रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स। तो सिर्फ ये एक वर्ड आप अपने पास मेन जेन में रखें। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि ये रिस्पॉन्स करता है प्राइस के अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांड। अब जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा था कि जी वाई वी नीड दिस टॉपिक, तो आप एक बात समझें कि जब भी हमने लॉ ऑफ डिमांड क्लास में की थी, तो हमने एक चीज़ बाद में देखी थी, फिर हमने अपने यूट्यूब के लेक्चर पर भी मौजूद है कि प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप शो करती है। डिमांड कर्व जो है वो प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप शो करती है, लेकिन याद रखें ये कभी भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप नहीं बताती। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखें कि लॉ ऑफ डिमांड कभी भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप नहीं बताता। मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन हाउ मच का आंसर नहीं में मिलता, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज को हमें नहीं बताती। यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज जो है ना, वो हमारे लिए फिर हमें अच्छा जी, ये हमारी पहला टॉपिक आ गया जी इलास्टिक ऑफ डिमांड। जैसा कि अपने नाम से जाहिर है कि इलास्टिक से मुराद होता है जब भी आप किसी चीज़ पर कम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा लचक पैदा हो जाती है। अब आप इधर देखें कि जब आपकी कीमत 2 रुपये थी तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 20 थी, और जब ये 4 हो गई तो ये कितनी हो गई, 5 हो गई। तो क्वांटिटी डिमांड में प्राइस में इजाफे के साथ डिमांड के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई है, ह्यूज डिफरेंस है। अगर आपका डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि देखें, पहले प्राइस का डिफरेंस निकालें। कैसे? न्यू माइनस ओल्ड, 4 में से 2 निकालें, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड, यानी कि 4 माइनस 2 बटा 2 ज़रब 100 कर लें। इसी तरह इस ऊपर कर लें तो आपको रेट ऑफ चेंज पता लग जाएगा। अब जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हम ये देखेंगे, इस पर ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले प्राइस कितनी थी, 2 रुपये, 2 पर कितनी है, 20, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जब प्राइस 4 हो गई तो क्यू 5 हो गई, जब 5 हो गई तो क्यू 5 हो गई। तो आप जब इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसको और इसको, तो आपके पास इलास्टिक डिमांड हासिल हो जाएगी। ये किन चीज़ों में नज़र आती है? जितनी भी हमारी लग्जरी आइटम है, एसी हो गया, फ्रीज़र हो गया, गाड़ियाँ हो गई, उसमें उनमें आपको नज़र आती है। प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली होती है तो आपकी डिमांड के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की जाती है। उसके बाद अगला हमारे पास आ गया जी लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होती है कि जैसे हमने इलास्टिक को पढ़ा था उसका उल्ट होता है कि कीमत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आती है। आपको देखें, प्राइस 2 से 8 हो गई, इसका भी आप रेट ऑफ चेंज खुद निकालें। कैसे निकालना है? न्यू प्राइस क्या आपकी 8, ओल्ड प्राइस क्या थी 2, तो न्यू में से ओल्ड मनफी करें, 6 आएगा, 6 को 2 से तकसीम करें, ज़रब दें 100 से, तो उतनी फीसद बाहर आ जाएगी। इसी तरह पुरानी कीमत की डिमांड 10 थी, नई कितनी है 5, नई में से न्यू माइनस ओल्ड करें, 5 माइनस 10 करें,
बटा ओल्ड करें डिवाइडेड बाय 10 करें तो आपका रेट ऑफ चेंज निकलेगा। मनफी को इग्नोर कर दें, मनफी को हम नहीं देखते। उसके बाद अगली हमारे पास आ गई जी उसकी ग्राफ आ गया। तो जब हमें पिछले टेबल में पता था प्राइस 2 थी तो डिमांड कितनी थी 10, ये पॉइंट जनरेट हो गया। और जब प्राइस 8 हो गई तो 8 पर डिमांड थी 10, तो आपके पास ये वाला पॉइंट जनरेट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें तो आपके पास लेस इलास्टिक डिमांड करो जो है ना वो ड्राइव हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक आ गई डिमांड। ठीक है, इन दोनों को हम स्टडी करते हैं। अब ये देखिएगा इसमें ये इतनी कंसेप्चुअल डायग्राम है ना कि हमारे 99% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होती कि इसका मतलब क्या है। अब बड़े ध्यान से समझ रहे हैं कि आप अगर आसान लफ्ज़ों में समझे ना, अगर कभी आप इलास्टिसिटी का देखें, इलास्टिसिटी ई से बनता है ना, आप ई को लिखें ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पर हमेशा याद रखें कि इलास्टिसिटी के जो तीनों लाइनें हैं ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसलिए भाई आपकी जब भी इलास्टिक होगी ना, इनफाइनाइट इलास्टिक होगी ना, तो वो कर्व भी आपकी हॉरिजॉन्टल होगी। ये एक आसान तरीका फार्मूले से समझ लीजिए। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कंज्यूमर अपनी प्राइस को मुकाम डी से ऊपर बढ़ाता है, अगर उसने अपनी प्राइस को मुकाम डी से ऊपर बनाया तो डिमांड विल टर्न टू ज़ीरो, मतलब उसकी डिमांड वैनिश हो जाएगी। वैनिश इसलिए हो जाएगी कि उसका सारा कस्टमर टूट जाएगा उसके हाथ से। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। और अगर उसने प्राइस अपनी इस मुकाम से घटा दी तो डिमांड विल इंक्रीज इनफाइनाइट, मतलब बहुत डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। आप इसकी मिसाल ये ले लें कि जितने भी हमारे ज्यूल्स होते हैं, गोल्ड्स होते हैं और लग्जरी कार होती हैं, उनके अंदर ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं कि जब वो जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी प्राइस को एक ख़ास प्राइस से ऊपर बढ़ाता है तो कंज्यूमर जो है वो उस चीज़ को ख़रीदना बिल्कुल ही बंद कर देता है। और जब उसकी प्राइस उस ख़ास मुकाम से नीचे गिरती है तो वो अपने कंपेटिटर के मुकाबले में बहुत सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब हमारे पास आ गई जी परफेक्टली इन इलास्टिक। अब आप देखेंगे ये जो आई होता है इन इलास्टिक का, ये वर्टिकल है ना, तो ये डिमांड कर भी वर्टिकल होती है। इसको बड़े ध्यान से समझना है कि इसकी शायद ये एग्जाम्पल मैंने खुद लिखी हुई, आपको कहीं से ढूंढने में मिले कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है डिमांड फिक्स है, डिमांड चेंज ही नहीं हो रही। 5 रुपये पर भी वही थी, 10 पर भी वही है, 15 पर भी वही है। तो जिसकी मिसाल होती है लाइफ सेविंग इंजेक्शंस। ये आपने कोरोना में देखा है, 1 लाख वाला टीका लोगों को 2-2 लाख में भी अगर वो ब्लैक में मिला है ना तो लोगों ने लिया, क्योंकि वो लाइफ सेविंग होता है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। अब असल चीज़ आ गई जिस चीज़ की मेजरमेंट क्या है। जब भी हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं ना 3 तरीक़ों से मेजर करते हैं। एक होती है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, एक होती है ग्रेटर दैन 1 और एक होती है लेस दैन 1। ग्रेटर दैन 1, इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जितनी कीमत में तब्दीली हुई है उतनी ही क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली होगी। ग्रेटर दैन 1 का मतलब होता है जितनी कीमत में तब्दीली हुई है, कम कीमत में तब्दीली के मुकाबले में उसकी तलब के अंदर ज़्यादा तब्दीली हुई है। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि अगर कीमत के अंदर 50% तब्दीली हुई है तो क्वांटिटी डिमांड में 100% तब्दीली हुई होगी। और इन इलास्टिक में ये क्या कहा जाता है कि अगर प्राइस में फ़र्ज़ किया 100% तब्दीली हुई है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में 50% तब्दीली हुई, इसे हम कहते हैं लेस दैन यूनिटी। इसको मेजर करने के कौन से तरीके मैथड हैं? पहला है जी फीसद का तरीका, परसेंटेज मेथड, दूसरा है जी एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है मैथमेटिकल मेथड। इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे चैप्टर पॉइंट नंबर 3 पर। अभी आपको ये 2 समझाते हैं। अब हमने जब परसेंटेज मेथड करना है ना तो परसेंटेज के अंदर भी ये तीनों चीज़ें स्टडी करनी है, ज़हन में रखिएगा। ये ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब है कि जब परसेंटेज मेथड को स्टडी करेंगे तो तब भी ये तीनों स्टडी होंगी, जब आउटले को स्टडी करेंगे तब भी ये तीनों होंगी और परसेंट पर भी होगी अब पर और मैथमेटिकल पर भी होगी। परसेंटेज मेथड में आसान तरीके में ये समझेंगे कि हम ये देखते हैं कि किसी प्राइस में होने वाली फीसद तब्दीली, परसेंटेज में हमें क्या देखना है, परसेंटेज चेंज देखनी है कि प्राइस में कितनी फीसद तब्दीली होने से डिमांड में कितने फीसद तब्दीली वाकई हुई है। के तौर पर हम ये देखते हैं कि जब हमारी प्राइस में अगर हमारी प्राइस में 10% तब्दीली होती है, बढ़ोतरी या कमी आपकी मर्जी, जो मर्जी कर लें, 10% तब्दीली होने से, अगर आपकी डिमांड में भी 10% तब्दीली होती है तो 10 को 10 से तकसीम करें तो ये यूनिटी होगी, ठीक है। अगर आपकी कीमत में 10% तब्दीली हुई है और डिमांड में 15% तब्दीली होगी तो 15/10 करें तो 1 से ज़्यादा आई है ना,
इसे कहेंगे मोर देन यूनिटी, यानी कि लचक इकाई से ज़्यादा, इकाई के बराबर, इकाई से कम, ये उर्दू मीडियम के लिए। अब जहाँ पर जब हमारी थी ये 10 हो गई थी, तो 10 पर क्या थी यहाँ पर 5, तो 5/10 की है तो 0.5 लेस देन यूनिटी होगी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो है टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड का मतलब होता है, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हम इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में बड़े ध्यान से अपने समझना है कि हमने चीज़ के एक्सपेंडिचर पर निकालना। याद रखें, जब भी हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं ना तो हम करते क्या हैं, उसकी प्राइस को ज़रब देते हैं उसकी कीमत के साथ, उसकी आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि आपने आज 10 किलो दूध खरीदा और एक इसको ज़रब देंगे और 1 लीटर दूध था, फ़र्ज़ किया 100 रुपये का। ठीक हो गया। जब आप इसको ज़रब देंगे तो आपका कुल खर्चा कितना होगा, 1000 रुपये का। ठीक हो गया जी। अब हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे कि जब कीमत 4 रुपये थी तो 2 किलो खरीदा आपने, तो कुल खर्चा कितना किया आपने, 4 × 2 8 का। अब कीमत कम हो गई, आपने खरीदा 4 किलो, तो देखें वह खर्चा बराबर है। जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो इसे हम कहेंगे यूनिटी लास्ट। क्या कहेंगे जी? यूनिटी इलास्टिक। ठीक है, उर्दू में हम कहेंगे इकाई के बराबर। उसके बाद जैसे इसको ड्रॉ करेंगे, 2 पर 4 थी, 4 पर 2 थी, तो ये कर्व वैसे निकल आएगी। अब ग्रेटर देन यूटिलिटी में क्या होता है कि फ़र्ज़ किया कीमत हुई 4 रुपये, आपने कितना खरीदा 2 किलो, कुल खर्चा कितना हुआ आपका 8, कीमत कम हो गई 3, आपने कितना खरीदा 4 किलो, कुल खर्चा कितना हुआ 12। तो देखिए इस मरतबा आपका खर्चा इंक्रीज हो गया। पहले का आपका खर्चा जो है वो 8 था और अब आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 12 हो गया। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं, देख लें तो ये आपकी एक्सपेंडिचर में कमी वाक़ई हुई है। पहले आपका एक्सपेंडिचर 8 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। इसको हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम इसकी प्राइस लेंगे। जब प्राइस 1 थी तो डिमांड कितनी थी, 4 थी, ये पॉइंट निकल आएगा। और जब प्राइस 4 हो गई तो डिमांड 2 हो गई, तो ये पॉइंट निकल आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है, इसको और इसको, तो आपके पास ये